एवरीवन, ईवीएस की क्लास में आपका बेहद स्वागत है। आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हमने 2018 का प्रश्न पत्र ईवीएस का सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देखें। और आज का ये आपका प्रश्न पत्र 2023 का है। डेली आपको प्रैक्टिस मिलेगी और सिर्फ ईवीएस की ही नहीं, आपको सभी प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र या फिर फोन कॉल। ठीक है, तो इन सब में से वो क्या चुनेगी? तो इन सब में से वो चुनेगी नंबर 4। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑनलाइन चैट सत्र या फिर फोन कॉल। देखो, तुल्यकालिक संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले हम संप्रेषण को समझते हैं। संप्रेषण यानी दो लोगों में आपस में जब बातचीत होती है, हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो देखो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो आया है इसमें। तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो से हम संप्रेषण नहीं कर सकते, फोन कॉल से कर सकते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। अब ऐसे इसमें ईमेल में भी हम संप्रेषण नहीं कर सकते। हम अपनी विचारों को रख सकते हैं, भावों को रख सकते हैं। ठीक है, संप्रेषण यानी दो लोगों की आपस में बातचीत जब होती है, ठीक है, तो वो वाली चीज होती है। तो यहाँ भी नहीं होगी। और ये भी ब्लॉग लिखना या फिर, ठीक है, त्वरित संदेश, ये भी नहीं होगा इसमें। लेकिन आप वीडियो कॉल पर भी एक दूसरे से बात कर सकते हो। ऑनलाइन चैट में भी हम तुरंत के तुरंत अपने विचार रखते हैं, उधर से भी हमें मिलते हैं। ठीक है, और फोन कॉल पर भी हम एक दूसरे के विचारों को रखते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि ये तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण क्या होता है। तो इसमें अगर आपको थोड़े से ऑप्शन बदल के भी आए होंगे तभी आप इसको अवश्य सॉल्व कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, देखो वीडियो लंबी होगी लेकिन पूर्ण पेडागोजी के साथ आपको प्रश्नों को बिल्कुल व्याख्या के साथ सॉल्व करके आपको ये सॉल्व कराए जाएंगे। देखो, अभी कुछ दिन से आपको वीडियो भी नहीं मिल पाई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन डेली अब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और सभी विषयों की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईवीएस की प्रैक्टिस मिलेगी, लेकिन पहले हम ईवीएस की प्रैक्टिस लगाते हैं। ठीक है, या फिर अगर देखो समय मिला तो सुबह के टाइम आपको ईवीएस और शाम के टाइम आपको सीडीपी की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और सीडीपी पूर्ण पेडागोजी के साथ कराई जाएगी। सिर्फ आपको ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को आपको फुल वॉच भी अवश्य करना है। प्रश्न है आपका, यदि थीम यात्रा। देखो, आपकी ये थीम उप थीम भी है ईवीएस में और ये आपको अवश्य पता होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आपके बनते हैं। देखो, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके ईवीएस के और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके ईवीएस के हैं, सीडीपी के हैं, भाषा के हैं, सब पर वीडियो भी आपको दिए चुके हैं। आप प्ले लिस्ट का प्रयोग अवश्य किया करो। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाया करो। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाकर के वहां वीडियो देखा करो। 1 बाय 1 सारी वीडियो आपको मिल जाती है। देखो, क्योंकि बार बार वीडियो एक ही टॉपिक पर हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया करें। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। ठीक है, थीम भोजन किसको दर्शाएगा? यानी आपकी जो यात्रा है वो रेलवे स्टेशन को दर्शाता है। अब भोजन है तो भोजन किसको दर्शाएगा? कृषि फॉर, जंगल, दुकानदार या फिर किसान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृषि फार्म। यानी भोजन किसको दर्शाएगा? भोजन कृषि फार्म को दर्शाएगा, कृषि को दर्शाएगा। भोजन हमें कहाँ से मिलता है? कृषि से प्राप्त होता है। देखो, किसान नहीं होगा क्योंकि भोजन कृषि से मिलता है। ठीक है, किसान कृषि करता है। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान। प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखो, प्रोत्साहित करना है और प्रोत्साहित करना ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, जहां भी पॉजिटिव पॉइंट होता है कभी कभी प्रश्न में तो वो आपका
सही होता है प्रश्न। तो इससे क्या प्रोत्साहन को मिलेगा? खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चयनिंग, परीक्षण और त्रुटि। यानी एक ऐसा बयान टीचर देता है अपने विद्यार्थियों को जो स्वयं व अपने साथियों की प्रतिक्रिया से उत्तर को विस्तृत करने के लिए यानी विद्यार्थी प्रोत्साहित हो जाए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 खोजपूर्ण प्रश्न। जब बच्चे से आप खोजपूर्ण प्रश्न करेंगे तब बच्चा प्रोत्साहित होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। तो प्रैक्टिस सेट लगाने की मैं ज्यादा से ज्यादा क्यों कहती हूँ, क्योंकि यहाँ आपको पता भी चल जाती है। आपकी थीम में अभी यात्रा थी, ठीक है, यात्रा आपने पढ़ लिया, भोजन भी आपकी थीम में है, शामिल है, और अब आपका परिवार भी आ गया। ठीक है, परिवार भी आपकी थीम ही है। तो अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त, परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी उसका जो शीर्षक होगा योजना का, तो यानी ये सारी चीजें आपकी शामिल है कि परिवार आपस में संबंध क्या होती है, लिंग भूमिकाएं क्या है, व्यवसाय क्या होते हैं परिवार में विभिन्न, ठीक है, बदलते समय में हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवार का जो रूप में मतलब क्या क्या बदलाव हुए हैं। आप अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट अवश्य किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, क्या जो भी प्रश्न मैं सॉल्व करवाती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आते हैं? ठीक है, तो आप कमेंट अवश्य किया करें। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। अब देखो क्या है कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षा में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। तो अब राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसको हम थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तभी आपको पूरा दिखाई देगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बी, सी और डी। देखो ईवीएस पाठ्यक्रम को पूरा करना, हमें पाठ्यक्रम को बच्चे को पूरा नहीं कराना है, ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट होता है। और स्कूल आने से पहले बच्चा कोई भी कहानी या कविता पहले से सुन करके आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो बी और सी और डी ये ऑप्शन आपके सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने के लिए पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? यानी आपका एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए ईवीएस पढ़ाने का? स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो हमारे ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी हमें जो भी ईवीएस है उसको हमें बच्चे को उसके बाहरी जीवन से, ठीक है, यानी स्कूल के बाहरी जीवन से, उसके जीवन से, उसके दैनिक जीवन से, ठीक है, जोड़ करके पढ़ाने में मदद करने में। अगला प्रश्न है आपका, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका
अवलोकन करें। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, यानी अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। जब आप बच्चा ठीक है, यानी कितने नमक का घनत्व कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा में नमक होना चाहिए, इस तरीके से जब वो स्वयं प्रयोग करेगा और फिर उसका अवलोकन करेगा तो वो बहुत अच्छे से चीजों को सीखेगा। ठीक है, ये करके सीखना हो जाता है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वो देखो कारण अवकथन वाले प्रश्न आपके अभी 2023-24 में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट 5 साल की प्रश्न पत्रों की जम करके प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप 2024 की कर सकते हो, 2023 की कर सकते हो, 2022 की, 2021 की, इस तरीके से लास्ट वाले आपको 5। और प्रैक्टिस का अर्थ होता है कि एक ही प्रश्न पत्र को कम से कम 3 बार अवश्य लगाएं। जैसे कि आपने आज लगा लिया है कोई प्रैक्टिस, तो उसको 2-4 दिन बाद फिर से उसी प्रैक्टिस सेट को आपको लगाना है। फिर उसके 4-8 दिन बाद उसको फिर उसी को लगाना है, या फिर इस तरीके से लगा करके आपने आज लगाया है, कल फिर उसी प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, परसों फिर उसी प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ही प्रश्न पत्र को 3 बार कम से कम अवश्य लगाना है। तो अब हम पढ़ेंगे ईवीएस के सीखने के अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। और अब इसको फिर से छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये फिर से दिखाई नहीं देगा। तो देखो, कारण को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, यानी अवकथन को ईवीएस सीखने की अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। और इसका कारण क्या है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो ये आपका प्रश्न है। देखो, प्रश्न को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कभी कभी प्रश्न नहीं पढ़ते हैं तो भी चीजें हमारी समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा नंबर 2, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय टेस्ट पर जोर देना चाहिए, यानी किस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री और कवरेज और उद्देश्य, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। अब देखो, प्रश्न पत्र तैयारी करते समय किस पर ज्यादा जोर देना है, यानी किस चीज को ज्यादा हाईलाइट रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। ठीक है, यानी आपका उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिफल नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना, समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, कक्षाओं की दिशाओं का पहचान करना। तो अब इनमें से आपका एक नहीं है। ठीक है, एक नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। देखो, अच्छे और बुरों के स्पर्श और अपनी राय व्यक्त करना ये बच्चे की ईवीएस में शामिल है। और कुछ स्थानीय जो इंडोर और आउटडोर जो खेल होते हैं, ठीक है, उनके नियमों को भी आपको बच्चों को सिखा सकते हैं। दिशाओं की पहचान करना, ये सारी चीजें ईवीएस में शामिल है, लेकिन ये नंबर 2 ये हमारा ईवीएस में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? देखो, डेली क्लास मिलेंगी आपको, अगर आप कमेंट करके भी अवश्य बताएं
अगर आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी बुकें भी पढ़ाई जाएं तो हम एनसीईआरटी बुकें भी आपको एनसीईआरटी बुकों की क्लास भी लेके आएंगे। लेकिन आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या एनसीईआरटी की बुक आपको क्लास आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब राइट आंसर इसमें क्या होगा ये हम देखते हैं। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सचित्र विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। देखो सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक ये ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि शीटेट में आपका सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होता है? चित्र में रंगीन और बड़ी भी होने चाहिए, लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? सबसे उपयुक्त। तो सबसे उपयुक्त आपका यही है कि पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए और इसमें कोई भी मतलब रूढ़ वार्ता भी नहीं होनी चाहिए। आप यानी असमानता नहीं होनी चाहिए लिंग के आधार पर हो, चाहे वर्ग के, चाहे धर्म के, चाहे जाति के। ठीक है, ये सारी चीजें। तो सबसे बेस्ट आपका नंबर 4 ही होगा। अगला प्रश्न है, देखो वीडियो प्रैक्टिस वीडियो जब भी आप लगाते हो थोड़ा बड़ी मिलती है और लेकिन एक बार अगर आप ठीक है इस तरीके से प्रैक्टिस वीडियो लगा लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी पेडागोजी पर पूर्ण पकड़ बनती है। और पेडागोजी पर पकड़ बनना यानी आपके 75 नंबर पक्के होना। ठीक है, तो और आप प्रश्नों का लेबल भी समझ में आता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो फिर से कार्ड कथन वाला है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। बिल्कुल सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका होगा देखो विद्यार्थियों के लिए ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। ए और आर दोनों सही है परंतु ये सही की व्याख्या नहीं है। ठीक है, यानी जब हम विषयों की बजाय बच्चे को थीम से सिखाते हैं तो ये भी सही है। और ईवीएस थीम आधारित सीखना सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसकी ये व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, देखो हमारे चैनल पर आपको सारी क्लासें 2024 में भी आपको मिली थी। जुलाई की क्लासें मिली थी, जनवरी में भी आपका हुआ था, उसकी भी क्लासें मिली थी और अभी भी आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। प्ले व्यू में जाकर के आप सारी वीडियो अवश्य देखें। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? लेकिन व्यवहारिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन करना है आपको बच्चे को, तो सबसे उपयुक्त क्रिया, ठीक है, यानी एक्टिविटी कौन सी है? ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3। यानी उपलब्ध सामग्री, जो भी उपलब्ध सामग्री है उसी से एक ईवीएस किट आप तैयार कर सकते हो या विद्यार्थियों से करवा सकते हो आप। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ए और सी। देखो सीखने के लिए आकलन और इसके साथ साथ अधिगम के रूप में आकलन। सीखने का आकलन नहीं करना है आपको और सीखने के बारे में भी आकलन बच्चे का नहीं करना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो कारक कथन वाले प्रश्न बहुत ज्यादा आपको मिलते ही जा रहे हैं। अभी कथन है आपका,
ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। अब देखो क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली रणनीति है, ये तो सही है आपका, लेकिन क्षेत्र भ्रमण वस्तु, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। ये याददाश्त को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि हम चीजों को जब अपने दैनिक दिनचर्या से जोड़ करके पढ़ते हैं तो वो हमें प्रॉपर हम उसको सीख जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा नंबर 4, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है आपका, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम से स्थितियां है। तो देखो मैप आपको अवश्य आना चाहिए। यहाँ आपका उत्तर होता है और यहाँ आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम और ये आपका दक्षिण। ठीक है, तो गुजरात आपका इधर पड़ता है। ठीक है, तो गुजरात आपका यहाँ उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका इधर आता है और उत्तर प्रदेश भी आपका यहाँ है, तो उत्तर प्रदेश आपका उत्तर पूर्व और आपका आंध्र प्रदेश ये दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो मैप को एक बार भारत के मैप को अवश्य देख लें आप, और ये भी देख लें कौन सा राज्य किस दिशा में है। तो जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश भारत के मैप में यहाँ आता है, तो यहाँ आपका उत्तर और ये आपका पूर्व, तो ये बीच में यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, मैप आपको अवश्य आना चाहिए, मैप से प्रश्न आपके अवश्य बनते भी हैं। और ठीक है, दिशाओं से रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक, मांसपेशियों की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो देखो कितना सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। राइट आंसर है आपका नंबर 3, मांसपेशियों की ऊर्जा। यानी खेलने में हम अपने शरीर का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है या होती है? ठीक है, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। अब जब हम ईंधन जलाएंगे तो ईंधन से हमें प्रकाश भी मिलेगा और ऊष्मा भी मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, क्योंकि ऊष्मा यानी ताप, तो ये दोनों ही चीजें हमें मिलती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल, पोन्नी चावल। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर 1, बोरा चावल। और ये सब आपके अब प्रश्न यहाँ से एनसीईआरटी बुकों से शुरू हो गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुकों से आपके 15 नंबर बनते हैं पूरे। तो एनसीईआरटी बुक आपको 3, 4, 5 अवश्य पढ़नी है, 3, 4, 5 की, और आपके 15 नंबर पूरे यहाँ से ही बनते हैं। बाकी के आपके थीम, उपथीम और कुछ थोड़े बहुत साइंस के प्रश्न बनते हैं। तो अपना सिलेबस भी अच्छे से चेक करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। यानी मधुमक्खी पालन कब करना चाहिए? और ये भी आपका एनसीईआरटी से ही प्रश्न है, आपके एनसीईआरटी बुकों से। और अगर आप एनसीईआरटी के वन लाइनर और बाकी की वीडियोज पढ़ना आप अगर चाहते हो तो देखो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं। और क्लास आपको प्ले लिस्ट में जाकर के मिलेंगी, चाहे वो वन लाइनर की हो और चाहे आपको एनसीईआरटी बुकों की हो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। जीरा, ठीक है, अब देखो जीरा कैसा है? जीरा कील की तरह दिखता है, ये बिल्कुल सही है।
केसर कहाँ से आई है? दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति, छोटा परंतु खुशबूदार। ये कहाँ से आपको मिलता है? तो केसर कैसा होता है? केसर पीले रंग का होता है। ठीक है, केसर पीले रंग का होता है। देखो जब हमें दो ही ऑप्शन मिल जाते हैं किसी भी चीज में, तो यहाँ से हमारा प्रश्न बन जाते हैं। जैसे हम मान के चलो ए आपका फर्स्ट है, तो देखो ए हमारा फर्स्ट यही मिल गया, सबसे पहले वाले में ही ए फर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी के देखो ये आपका चौथे से, ये तीसरे से, ये तो हमारा ए ही हमारा इसकी जुड़ गया। नहीं, ये गलत हो गया। जीरा कील की तरह नहीं दिखता है। ठीक है, कील की तरह इसमें लौंग भी दे रखी है। ठीक है, सॉरी हमने बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़े। लौंग कील की तरह दिखती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पहले ऑप्शन चेक करते हैं। लौंग हमारी कील की तरह दिखती है, तो डी में हमें 4 देखना है। ठीक है, और बी का थर्ड देखना है। तो दो ऑप्शन हमें मिलाने हैं। अब देखो डी में 4, तो ये आ गया डी में 4, और इसमें डी फर्स्ट है, डी में सेकंड है, डी में ये है। तो डी के साथ हमारा क्या मिला है? फर्स्ट मिला है। तो डी के साथ फर्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर 2 में मिला हुआ है। अब हम बी को भी चेक करते हैं। केसर पीले रंग का है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? देखो मिला के देखते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ही होगा, क्योंकि जीरा कैसा है? जीरे आपका छोटा परंतु खुशबूदार है, तो ए के साथ हमारा 4 इसी में मिल रहा है। और केसर पीले रंग का, ये भी 3 इसी के साथ मिल रहा है। और मिर्च ये दक्षिणी अमेरिका से आई है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 ओडिशा। अगला प्रश्न देखेंगे। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़कू भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है, ये सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4 ए और डी, यानी मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। और कुड़कू भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। 24 जीएमएल घनत्व 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ये देखो थोड़ा साइंस का प्रश्न है आपका। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4 144 ग्राम। अगला प्रश्न है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने भोजन यानी शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो देखो इसमें सांपों के बारे में आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका है नंबर 4। और सांप अपने शिकार को कभी भी चबा करके नहीं खाते हैं, वो इसको पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसीलिए ये आपके गलत हो गए। अगला प्रश्न है। कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, यानी दो धातुओं से मिल करके ये हमारा कांसा बनता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 टिन और कॉपर। ठीक है, और ज्यादातर बच्चे कॉपर और जिंक के साथ चले जाते हैं, लेकिन राइट आंसर आपका है टिन और कॉपर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन सुनिए। और हाथियों से प्रश्न आपके हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बुकों से प्रश्न बनते ही बनते हैं,
तो आपको एनसीईआरटी बुक अवश्य पढ़नी है और आप इन्हें चाहे तो एक दिन में ही पूरी पढ़ सकते हो, ठीक है, वरना आप इन्हें 2 दिन में पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हो। ईवीएस के लिए आपको 3, 4, 5 की ये बुक पढ़नी है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? देखो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, वो कीचड़ और पानी में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। और इसके साथ ही आपका ये बहुत ज्यादा आराम भी नहीं करते हैं। अब देखो एक वयस्क हाथी दिन में 200 नहीं लगभग 100 किलोग्राम ये खाता है और यहाँ इसके सामान्यतः वजन 200 केजी होता है, ठीक है, ये उल्टा आपको ऑप्शन में दे दिया गया है। तो एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, यानी आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4 सी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिएगा। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। यानी मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। देखो मनाली में बांसों के खंभों पर घर नहीं बनाए जाते हैं। बांसों के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? बांसों के खंभों पर घर आपके असम का गलत हो गया। और मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, ठीक है, ये आपका सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सही है, ए गलत है। नंबर 1 ए गलत है परंतु बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है, दाब लगाने से सही है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है। थोड़ा सा छोटा करते हैं हम इसको। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखेंगे और ये आज आपका लास्ट प्रश्न है। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिएगा। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना तने का मुख्य कार्य है। अच्छा, ये आपसे तने के कार्य के बारे में पूछा गया है। देखो इस तरीके के प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाती है कि पूछा क्या जा रहा है। यानी पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ये मुख्य कार्य हैं आपके, ये 3 दिए गए हैं ए बी सी। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तने का के मुख्य कार्य, इसमें से तने के मुख्य कार्य क्या है? तो क्या केवल ए बी और सी, केवल बी, केवल ए और बी, ए बी सी? क्या तने के ये तीनों कार्य हैं? क्या तने का सिर्फ बी है? क्या तने का सिर्फ ए और बी है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, तो आप अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और इसका आंसर हम अगली वीडियो में आपको देंगे या फिर कमेंट पे जिसका भी राइट आंसर होगा उसको हम पिन कर देंगे। तो मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो के साथ और प्रैक्टिस आपको पूरी कराई जाएगी और कॉन्सेप्ट वीडियो भी आपको पहले दी जा चुकी है और बातें भी दी जाएंगी। तो बने रहे चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।